नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं लाल चंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्मारक पर जांबाज सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर, विकास के रास्ते आने वाली हर चुनौती का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। अग्निपथ योजना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति को लेकर पीएम मोदी की विपक्ष को खरी खरी। लद्दाख में 15,800 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, शिनखोन ला सुरंग के बनने से लद्दाख की आर्थिक और सामाजिक ताकत में होगा इजाफा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का संसद के भीतर और बाहर हुआ भारी विरोध। भाजपा सांसदों ने मुडा और वाल्मीकि नगर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में लगाई हाजिरी, दर्ज कराया अपना बयान। 12 अगस्त को मुकदमे की अगली तारीख तय। दिल्ली आबकारी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू अदालत ने न्यायिक हिरासत को 31 जुलाई तक बढ़ाया। और पेरिस में सीन नदी के किनारे ओलंपिक 2024 की औपचारिक शुरुआत आज। 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता में होंगे शामिल। 117 भारतीय खिलाड़ी भी 16 खेलों में पेश करेंगे चुनौती। ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। द्रास में बने करगिल युद्ध स्मारक स्थल पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए। घुसपैठियों के भेष में द्रास और बटालिक, करगिल, तुर्तुक की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। साल 1999 में भारत के वीर जवानों ने अपने रणकौशल, अदम्य साहस और पराक्रम से उन्हें पराजित किया था। बर्फीली चोटियों में घुसकर बैठे कायर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने चुन चुन कर खदेड़ दिया था। पूरे 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने घोषणा की थी कि पूरे क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त करा लिया गया है। उस वक्त एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की नीति को एक बार फिर से चेताया और स्पष्ट किया कि भारत सक्षमता से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा रणनीत है। कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी।
कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था, ये विजय देश की थी। मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश के महान सपूतों, वीर जवानों को प्रधानमंत्री ने कृतज्ञ 140 करोड़ भारतीयों की ओर से नमन किया। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी अमर बलिदानियों के शौर्य को याद किया। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के वेश में भारतीय सीमा में दबे पांव द्रास, बटालिक, कारगिल, तुर्तुक की पहाड़ियों में जा छिप बैठी थी। मई में जब पता चला तो भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय और 26 जुलाई को पूरे क्षेत्र से दुश्मनों को पराक्रमी जवानों ने खदेड़ बाहर किया। विजय के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से आतंकी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए है। वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक सुधार जरूरी है। अग्निपथ जैसी योजना लागू करने के पीछे असली मकसद राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन दुर्भाग्य कि विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने निम्बू पद्म दारचा रोड पर बनने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी शिनखुन ला सुरंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग में से एक होगी। साथ ही मनाली और लेह के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी। द्रास से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और करगिल विजय दिवस की रजत जयंती के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने आज करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में लद्दाख को एक नायाब तोहफा दिया।
हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक से इस बारे में खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले यहां से वर्चुअल फर्स्ट ब्लास्ट किया है शिंकुला टनल का, और मेरे साथ हैं डीजी बीआरओ। आइए मुझसे बात करते हैं। जनरल रघु, प्रधानमंत्री ने बीआरओ की बहुत तारीफ की है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये टनल कब तक कंप्लीट हो जाएगी और कितनी लंबी है ये? जैसे कि आपने बताया विशाल, ये बीआरओ के लिए एक अद्वितीय सम्मान है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिनके गतिशील और दूरदर्शी जो इनका हर एक जो डिसीजन है, इसमें जो इन्होंने जो बहुत ही लंबित आवश्यकता थी, लद्दाख क्षेत्र को जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो कनेक्टिविटी बहाल करने की जो आवश्यकता थी, इसको अभी एक बढ़ावा दिया गया है। और कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये टनल जो है, इसकी पीडीसी 4 साल की है और ये 4 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। ये कितनी लंबी है? ये टनल 4.1 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का जो वैली है उसको लद्दाख में जो जंस्कर वैली है उसको कनेक्ट करती है। ये 4.1 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्विन ट्यूब है, यानी इसका मतलब एक ट्यूब से आना और दूसरे ट्यूब से जाना, और दोनों ट्यूब्स के बीच में हर 500 मीटर में एस्केप पैसेजेस हैं। और ये हाईएस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये टनल बनाया जा रहा है और इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जो फायर फाइटिंग की सिस्टम है, जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन की सिस्टम है, मॉनिटरिंग की सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ये सभी इसमें रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना, सेला टनल के बाद एक और फेदर बीआरओ के कैप में, और ये जो टनल है वो हिमाचल को लद्दाख के और करीब ले आएगा, और वो भी ऑल वेदर। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज, कारगिल। और 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी करगिल के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने एक्स संदेश में लिखा, करगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों के शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है। करगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में पुनः तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया। आज कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध में अपने साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं। आपके त्याग, समर्पण व बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करगिल दिवस पर लखनऊ के करगिल स्मृति वाटिका में शहीदों की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने करगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह पर संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों के बलिदान को याद किया। उन्होंने साथ ही कहा कि करगिल पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। साथ ही पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब भी किया। कारगिल की पहाड़ियों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो साजिश की गई थी, उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने देकर के पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया, बल्कि आज ही के दिन 1999 में कारगिल विजय की घोषणा करके भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया
कर एक बार फिर से मनवाया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के रूप में सेवा दे चुके जवानों को प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में समायोजन की सुविधा मिलेगी और इसके लिए एक निश्चित आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पिछड़ों और दलितों के हमेशा से विरोधी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश खुद कांग्रेस पार्टी के मोहरा हैं। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने करगिल विजय रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब के लिए यह दिन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ टाइगर हिल द्रास सेक्टर की विजय नहीं थी, यह भारत के शौर्य की जीत थी। आज से 25 साल पहले यह विजय हमने हासिल की थी और यह विजय सिर्फ कोई टाइगर हिल की विजय नहीं थी। यह विजय सिर्फ कोई द्रास सेक्टर की विजय नहीं थी। यह विजय किसी पहाड़ी पर तिरंगा झंडा की जीत नहीं थी। यह भारत के शौर्य की जीत थी, यह भारत के अस्मिता की जीत थी। इसको भी हमको ध्यान में रखना और इसलिए आज के दिन हम सब के लिए यह जहां हमें सुखद अनुभव देता है कि हमने विजय हासिल की, वहीं अपने वीर शहीदों को भी याद करता है, जिन जांबाजों ने अपना जान की आहुति लगा करके इस देश की रक्षा की। और अग्निवीर को लेकर राजनीति करने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य अग्निवीरों का उज्जवल भविष्य है, जबकि विपक्ष इस मसले पर राजनीति कर रहा है। अग्निवीरों को अपने जीवन में ठीक ढंग से सेटल करने के लिए उनको भी एम्प्लॉयमेंट का पूरा स्कोप दिया जाएगा। इस बात को बार बार कहा गया है। हमारी प्रदेश सरकारें, उनको चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो हमारे पुलिस फोर्सेस हो, सभी अग्निवीर को एडजस्ट करने के बारे में और उनको आगे लाने के बारे में कहा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए राजनीति को सर्वोपरि कर देते हैं। और अब खबर संसद से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कैंसर की दवाओं पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कैंसर दवाओं की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। List of essential medicines
इसमें 131 दवाएं कैंसर की हैं, 131 जो शेड्यूल 1 में आती हैं, जो उसकी प्राइसिंग सरकार करती है और एनपीपीए करती है। और ये वो मेडिसिन हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है। और इस पर एनपीपीए जो है वो सीलिंग प्राइसेस लगाती है। इसके माध्यम से लगभग 294 करोड़ रुपए का पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा ऐसे 28 कॉम्बिनेशंस हैं जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने और एनपीपीए ने उनकी भी प्राइसिंग को कंट्रोल कर रखा है। आगे बुलेटिन में देखेंगे कुछ और खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Why should your hockey players not be given money? Half of the talent is drained. Being a kid, that put me into an insecurity. This was the final. This was your final. This was your ground. This was your Prime Minister. This was your Asian Games. Dhanraj, he's not mad. He's just Dhanraj. Dhanraj Pillai is like my most favorite hockey person because in any other sport, he would have been a superstar. Yeah, we want to win the tournament. हमें कलर चेंज करना है, गोल्ड। Rest of the history. स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर खेल के मैदान से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को 10 विकेट से हरा दिया। मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 80 रन का स्कोर किया। जीत के लिए मिले 81 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 11वें ओवर में ही बगैर किसी नुकसान के 83 रन बनाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। रोहतक के युवा वर्ग को उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक के लिए गया भारतीय दल सफलता की नई कहानी को लिखेगा। डीडी न्यूज से खास बातचीत में इन युवाओं ने न केवल भारतीय दल का हौसला बढ़ाया बल्कि उम्मीद भी जताई कि नए खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। मैं इस वक्त रोहतक के सर छोटू राम स्टेडियम में मौजूद हूं, जो कि कुश्ती का एक बड़ा मंच है जहां पर युवा पहलवान जो है वो पहलवानी सीखते हैं। लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ हैं और इस बात को बताने के लिए तैयार हैं कि इस बार का जो भारतीय दल जो है वो जो पेरिस ओलंपिक के लिए गया है वो किस तरह की तैयारी के साथ सामने होगा। आप बताइए कि जो भारतीय दल है 117 खिलाड़ियों का जो भारतीय दल है उससे आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं? क्या कुछ किस तरह का प्रदर्शन इस बार देखने को मिलेगा? सर, जो खिलाड़ी जा रहे हैं ओलंपिक्स में उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। हमें ही नहीं, पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं कि वो अच्छे मेडल लेकर आएँ और देश का नाम वहाँ पे रोशन करें। अच्छा, इन्होंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अच्छे मेडल्स जो हैं आएंगे, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों लगता है कि इस बार जो मेडल्स की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ कर के सामने आएगी? सर, जैसे ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हुआ है और सरकार का बहुत योगदान है, मतलब बहुत सहयोग है। और बस यही है कि खेलो इंडिया से भी जैसे बहुत मदद मिली है बच्चों को। तो और जैसे प्रधानमंत्री बात करते हैं जब मेडल जीत के आते हैं तो बहुत उत्साह होता है खिलाड़ियों में, तो इस पर बहुत उम्मीद है हमें। अच्छा, आप बताइए कि रेसलिंग में इस बार जो हैं वो 6 नाम जो हैं वो सामने हैं, तो खुद रितिका हुड्डा भी हैं उस एक नाम में, तो कैसे देखती हैं रेसलिंग की तैयारी को इस बार?
सर रेसलिंग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि हम अपने सेंटर से हमारी सीनियर को देखते हैं, रितिका दीदी, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही हैं। हमें उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड लेकर आएँ ओलंपिक्स में। कई नए खेल जो हैं जिसमें हम निकल करके सामने आए, जैसे घुड़सवारी है, उसमें भी हम निकल करके सामने आए हैं और वहाँ पे अनुष अग्रवाला जो हैं वो भारतीय चुनौती को सामने रखेंगे। तो जैसे जैसे हम हर खेल में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार हमारा जो ग्राफ है ओलंपिक में वो कहाँ तक जाने वाला है? जैसे कि टोक्यो में हमारे 7 मेडल आए थे, लेकिन अभी 2-3 साल से सरकार खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा जैसे टॉप से स्कीम, कई सारी स्कीमें लेके आई है जिससे खिलाड़ियों को ग्राउंड लेवल से मदद मिलती है। तो अभी इस साल बहुत ज़्यादा मेडलों की उम्मीद है हमें। हर खेल में जिस तरह से तैयारी होकर के सामने आई है, उससे क्या लगता है कि हमारा जो आंकड़ा है इस बार मेडल का, वो कहाँ तक पहुँचेगा? मैक्सिमम आंकड़ा जाएगा, क्योंकि हर गेम में हर कोई अपनी मैक्सिमम तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट हुई और जैसे पहले खेलों में इतना वो नहीं था, अब अपने जो ग्रामीण लोग हैं वो भी आगे बढ़ के आ रहे हैं और उन्हीं का रिजल्ट है ये कि मैक्सिमम मेडल आएंगे। तो जाहिर तौर पर सब यहाँ पे ये मान रहे हैं कि इस बार मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि ये जो है वो ओलंपिक के दौरान टीम को किस तरह से चीयर अप करेंगे। आप लोग बताइए कि आप सब लोग किस तरह से चीयर अप करेंगे? जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। तो जाहिर तौर पर ये युवा जोश है और ये इस बार ये मानकर चल रहे हैं कि भारत जो है वो पेरिस ओलंपिक में अपना परचम लहराएगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो मेडल्स की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, रोहतक। तो पूरा जोश है, उम्मीद है और होनी भी चाहिए। तो सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।